आर्यन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। चैट में आंसर भेज दिया। चैट में आंसर भेज दिया। चैट में भेज दिया क्या? 1 सेकंड। ओके, परफेक्ट। आपने भेज कैसे दिया है? फाइल फॉर्मेट में भेज दिया क्या आपने? नहीं सर, टाइप करके भेजा मैं। ऐसे 1 मोल आया था। 10 मोल्स आना चाहिए। देखो, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसको डिवाइड करेंगे कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। परफेक्ट। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स सर हैं। एक मोल में कितने एटम हैं उससे डिवाइड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएंगे। यहां पर डिवाइड किससे करना है? 6.022 इंटू 10⁻23 से। परफेक्ट। और जब डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁻24 ऊपर है, 10⁻23 नीचे है, 10 बच जाएगा। हेलो आर्यन, हुआ? यस सर। हाँ, मिस्टेक किए पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आयुष सोल्व करके देगा। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ CO2? आयुष, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ CO2? सर एक सेकंड सर, सॉल्व करो कर करो, कर आराम से करो। फाइव मोल ऑफ CO2 है। 30 into 10⁻23। हाउ मेनी? 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना आना चाहिए क्या? हाँ सर, इतना ही आया। ठीक है, परफेक्ट। Sir, क्या बोलो? question number of moles of gas and 1 mole of gas. सॉरी,
वॉल्यूम ऑफ गैस, क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा था, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट शुड बी 22.7। और यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ गैस है, लिक्विड या सॉलिड के लिए ये रिलेशन वैलिड नहीं है। सिर्फ गैस के लिए एसटीपी पे जो वॉल्यूम आएगी वो 22.7 आएगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल ऑफ गैस शुड बी 22.7 लीटर। एनटीपी पे कितना था? 22.4। ओल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एसटीपी पे भी 22.4 होता था, लेकिन हम लोग उतना लेते नहीं। वो क्या था, 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस। उस स्टैंडर्ड पे भी 22.4 था, लेकिन करंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अभी 22.7 है। You have to tell me how many liters of gas are there in 2 moles of CO2. How many liters of gas are there in 2 moles of CO2? CO2 रखा कहाँ पे? CO2 STP पे, NTP पे? STP पे है ये, और न्यू स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो 45.4। 45.4%। बाकी लोग आयुष, सर या श्रेया, ऐसे तो कोई क्वेश्चन देखता ही नहीं है कि मतलब हमें एसटीपी पे कैलकुलेट करना है एनटीपी पे, तो सिचुएशन पे क्या करना है? देखो अगर टेम्परेचर प्रेशर नहीं गिवन है तो आप एसटीपी अज्यूम करके कर सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर प्रेशर गिवन है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपको यूज करना पड़ेगा। वो मैं सिखाऊंगा, तो जस्ट उसके बाद वही शुरू करूंगा। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर गिवन है तो आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से जाना पड़ेगा। ओके, नहीं, जैसे अभी आपने सिर्फ CO2 का केस बोला, तो उस पे सिर्फ हमें CO2 पता बोल दिया और होना चाहिए ना मेंशन्ड कि नहीं है तो आप एसटीपी हाँ अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है सर। आयुष, आर्यन, प्रणव, सोल्व हुआ नहीं हुआ? आयुष का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ओके, आयुष का अभी नहीं आया है। सर हो गया सर। हो गया, चलो अच्छी बात है। सर इसको बस 2 प्रणव से का 44.8। प्रणव न्यू स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बोला था, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 22.7 वाला। सर इसमें तो बस 2 से मल्टीप्लाई करना था, करना सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना था, हो जाता। प्रणव ने आंसर थोड़ा गलत भेजा है, 44.8 भेज दिया है। सर आप कल क्या पढ़ाए थे सर? कल मैंने बेसिक ही कवर कराया था, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलार मास, ग्राम मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, और क्या था? हाँ, इन्हीं सब की डेफिनेशन वगैरह, बेसिक न्यूमेरिकल, वो सब कराया था। ठीक है, सर कल का रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड है, भेज मैं देंगे? एडिट नहीं कर पाया उसको। मैं कल मतलब आज के दिन में अपलोड करने की कोशिश करूंगा, दोनों के दोनों। ठीक है, ओके सर, ओके सर। हाँ, तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बोलता हूँ। अगर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर साथ साथ दे रखा है। अब प्रेशर की यूनिट क्या क्या होती है, कुछ कुछ मैंने बताई थी। 764 764
is equal to 76 centimeters of HG. That is also equal to +1 atm. That is also equal to 1.01 into 10 raised power 5 Pascal. ये मेरे ख्याल से सारे कन्वर्जन मैंने लिख दिए हैं। कोई और भी चाहिए आपको? सर आपने स्टार्टिंग में ये क्या लिखा है? TARE है सर? TORR तो TORR अभी ठीक है? टॉर्क क्या होता है सर? टोर एक यूनिट है प्रेशर की, ये इक्वल होती है mm ऑफ hg के। मतलब एक थोड़ा मैं समझाता हूँ इस चीज को। 764 का मतलब होता है 760 मिलीमीटर ऑफ hg। मैं थोड़ा समझाता हूँ, 1 मिनट में। आपके पास एक डिवाइस होता है बैरोमीटर, नाम सुना है? 10th क्लास में शायद आया हो या उससे पहले आया हो। बैरोमीटर क्या होता है? यस सर। क्या यस होता है? सर जो अबे प्रेशर को कैलकुलेट करता प्रेशर है। को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है बैरोमीटर, एक डिवाइस होता है मोनोमीटर। दोनों ही दोनों प्रेशर को मेजर करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा डिवाइस ले रहा हूँ, ड्रॉ करता हूँ, उसके साथ साथ आप देख लीजिए ये होता कैसे है। मैंने यहाँ पर 2 डिवाइस ड्रॉ किए हैं। जो इस वाले डिवाइस को शुरू करते हैं, इसमें क्या किया है, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब मरकरी के अंदर डिप कर दी है। इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, ये यू जैसा दिख रहा है। टेस्ट ट्यूब जो होती है वो ऐसे ही दिखती है। टेस्ट ट्यूब को जैसे डिप करो, टेस्ट ट्यूब एक्चुअली नहीं है, ये थोड़ी पतली ट्यूब होती है, लेकिन उसको मरकरी के अंदर डिप करके रखा जाता है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ये थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और कितना शिफ्ट करता है? शिफ्ट करता है 76 सेंटीमीटर। और ये आपको बताता है कि नेचुरली प्रेशर क्या है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आके नीचे की तरफ लगेगा, उसकी वजह से ये लिक्विड मरकरी की ट्यूब के अंदर, जो ये ट्यूब है इसके अंदर पुश होगा और इसकी वजह से ऊपर की तरफ लेवल ट्रेवल करता है। तो 76 सेंटीमीटर अगर ट्रेवल करता है तो मैं क्या बोलूंगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी इसका प्रेशर है। प्रेशर कैसे मेजर किया? प्रेशर यहाँ से लगा, इस ट्यूब में ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 76 सेंटीमीटर प्रेशर है। 76 सेंटीमीटर को ही 760 mm ऑफ एचजी बोलेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm।
तो उसकी वजह से 76 सेंटीमीटर को ही 760 mm ऑफ Hg बोला जाएगा। यहाँ पर 760 mm ऑफ Hg ऊपर की तरफ प्रेशर शिफ्ट कर गया है, और अगर इतना प्रेशर शिफ्ट हुआ है, इतना ये मरकरी शिफ्ट हुआ है, तो उसको ही जो प्रेशर मेजर करने की एक यूनिट बना दिया mm ऑफ Hg, और इसी 760 mm को टोर बोल देते हैं। जैसे जो 1 mm होता है उसको 1 टोर के बराबर अज्यूम करके एक नई यूनिट बना दी टोर, उसको 1 mm इज इक्वल टू 1 टोर के बराबर कर दिया, तो एक 760 टोर प्रेशर नेचुरली हो गया। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होगा? 760 टोर और 760 mm ऑफ Hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ऐसे अभी समझ आया ये क्या था? सर बार और एटमॉस्फेयर में क्या रिलेशन है? बार और एटमॉस्फेयर में 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। बिल्कुल क्लोज होता है। बार नियरली 750 mm ऑफ Hg होता है, 750 mm ऑफ Hg। जो एटमॉस्फेयर है वो 760 mm ऑफ Hg होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। कितने के बराबर होगा? 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है श्रेया? यस सर। बार इस वजह से लिया क्योंकि बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10⁵ पास्कल, तो बार एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गया। ओके, एक डिवाइस मैंने समझाया, ये दूसरा डिवाइस है। इस डिवाइस में क्या किया मैंने? देखो नेचुरली एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरफ लग रहा है, यहाँ पे क्या किया, एक वेसल के अंदर गैस फिलअप करके रखी है। ये गैस यहाँ से इस तरफ भी ट्रेवल करेगी, उससे एक यू शेप ट्यूब कनेक्ट कर दी, और इस यू शेप ट्यूब के अंदर अपन ने मरकरी फिलअप कर दिया। अब मरकरी क्या करेगा? जिस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा उस तरफ थोड़ा डाउन होगा, जिस तरफ प्रेशर कम है उस तरफ अप चला जाएगा। यहाँ पर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, मतलब एटीएम में प्रेशर है 1 atm, और यहाँ से गैस का प्रेशर मतलब पी ऑफ गैस। अब जो ज्यादा होगा उस तरफ क्या होगा, ये ट्यूब में नीचे की तरफ लेवल चला जाएगा। अगर मैं मान लू गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो गैस क्या करेगी, इस लिक्विड जो मरकरी है उसको नीचे की तरफ पुश करेगी, और एटमॉस्फेयर की तरफ ये बढ़ता जाएगा। कुछ देर में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हो जाएगा? हम लोग कर देंगे प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी ऑफ 1 atm, प्रेशर ऑफ एटीएम प्लस, या 1 atm कर दो इसको, प्लस रो जी एच। ऐसा कुछ आना चाहिए क्या? ये क्या है? हाँ सर। रो जी एच क्या है? डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, कितना हाइट। हाइट पे। जो लिक्विड का गैप आया है ना दोनों के बीच में, उस लिक्विड के गैप को अपने पता है, यहाँ पे हाइट इसकी पता है कि कितना गैप है, उस हाइट का पता है, डेंसिटी का पता है, ग्रेविटी का पता है, तो आपको पता चल जाएगा mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और फोर्स से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो उस वजह से ऐसा कुछ रिलेशन निकल कर आएगा, फिजिक्स का पार्ट है ये। ठीक है, तो प्रेशर कुछ देर में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? जब दोनों के बीच में एक लेवल का गैप आएगा, मतलब यहाँ पर कुछ ज्यादा थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से कुछ नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। आद्या ने बड़ी लेट ज्वाइन किया आज। सर 15 मिनट लेट हो गया। 15 मिनट में बहुत कुछ निकल गया। ओके, इतना डन हुआ सबका?
ये कन्वर्जन लिखना हो तो मैं लिखवा दूं आपको। कन्वर्जन की आई थिंक आपको लिख लेना चाहिए। 1 ATM is equal to 1.013 bar. That is also equal to 1.013 into 10 raised power 5 Pascal. That is also equal to 760 torr. That is equal to 760 mm of Hg. That is also equal to 76 mm, sorry, centimeter O H. ये कन्वर्जन के फैक्टर एक बार लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएंगे आपके। सर हाँ जी, सर बार तो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो पास्कल भी तो सर स्टैंडर्ड ही है ना? पास्कल भी स्टैंडर्ड है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए पास्कल की एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 10 raised power 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार। तो अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपैरिजन करना है तो बार काफी क्लोज होगा एज कंपेयर टू पास्कल। ओके सर। जो कन्वीनियंट यूनिट होती है ना, वो हम लोग यूज करते हैं। जैसे पूरे केमिस्ट्री के अंदर हम लोग वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या यूज करते हैं, लीटर। लेकिन लीटर तो एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है, लीटर एसआई यूनिट नहीं होता है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया किसी ने? यस सर, यस सर। श्रेया, आपने पढ़ना शुरू किया? यस सर। रेगुलर चल रहा है? यस सर। हाँ भाई आप में से एक ने भी एनसीईआरटी से कोई डाउट नहीं पूछा, और मुझे लगता है डाउट आने चाहिए थे स्टार्टिंग के पहले ही 2-3 पेजेस में। सर मैंने तो स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट नहीं किया ना? प्रणव, आर्यन? नहीं स्टार्ट किया सर। सर खुद से नहीं किया सर, स्टूल में करा रहे हैं। नहीं भाई, ये गलत बात है, स्टार्ट करना चाहिए था आपको। स्टार्ट करो, फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। कुछ भी दिक्कत आए कॉल करके पूछ लो। स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर में तो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज बता रखी है, किसी ने पढ़ा है? स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस चैप्टर। पेजेस में, स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में काफी अच्छे अच्छे स्टोरीज बता रखी हैं। इंडियन केमिस्ट्री हाँ की, शायद इंडियन अल्केमी के नाम से शायद। हाँ, आर्किमिडीज का क्या, कौन आर्किमिडीज कौन का स्टार्ट किया, हाँ हाँ, कौन इनिशियली कौन कैसे स्टार्ट किया था। फर्स्ट हाँ बैटरी का कहानी, पहली बैटरी जो थी उसका कहानी दे रखा है। जो पता नहीं। फर्स्ट बैटरी डिजाइन हुई थी वो 16th सेंचुरी में डिजाइन हुई, 16th या 17th आई थिंक। लेकिन अपने पास इंडिया में एक मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी है, अगस्त संहिता करके कुछ है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब समझ गए ना, जो आपके पुराने टाइम के जो ताड़ के पत्तों पे या लकड़ी पे लिखे हुए कुछ पेपर्स पड़े हुए थे, उन पेपर्स के अंदर बैटरी को बनाने का पूरा मेथड गिवन है। सर कुछ नहीं समझ में आया था, जैसे कि एक यूनिट ऑफ टाइम का डेफिनेशन जो है ना, वो द सेकंड इन सिचुएशन ऑफ 91926317770 हाइपर फाइन लेवल्स वाला। radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 atom। ये समझ ही में नहीं आया। हाँ सर, इसका ये मतलब है कि जब मतलब सीजियम जो है 133 उसके एटम में, मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन दो छोटे छोटे लेवल्स के बीच में जब क्रॉस करता है तो वो टाइम पीरियड उतना होता है।
नहीं, एक बार आप मेरे को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहुंचने दो, थोड़ा सा उसमें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आएगा। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग के अंदर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, तो ऑर्बिटल जब समझोगे उसी के बाद मैं बोलूंगा इसको। कुछ टाइम के लिए स्किप करो, लेकिन मार्क करके रखना इस क्वेश्चन को। सर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो पिछले वाले सब में थोड़ा थोड़ा समझा दिया था। फिर भी मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। ओके। और सर कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी की प्रैक्टिस नहीं करनी है, एनसीईआरटी की जस्ट रीडिंग लेनी है। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको कोई बुक यूज करनी है तो नरेंद्र अवस्थी यूज कर सकते हो। नरेंद्र अवस्थी बहुत बेहतरीन बुक है, मजा आएगा तुम्हें सोल्व करने में। सर नरेंद्र नरेंद्र अवस्थी, प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय एन अवस्थी करके होगा। मैं बता देता हूँ आपको। प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, जेई मेंस एंड एडवांस्ड, नरेंद्र अवस्थी के आती है, बालाजी पब्लिकेशन की आती है। ऑनलाइन मिल जाएगी अमेज़न पे। फिजिकल केमिस्ट्री है। प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री लिए बता रहा हूँ। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए जब हम लोग पहुंचेंगे उस टाइम पे बता दूंगा। सर पी बहादुर की कैसी बुक होती है? बेकार है। सर मेरे पास एमटीजी है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। रीडिंग अगर लेनी है आपको, थ्योरी पार्ट अगर पढ़ना है तो सीधा सीधा एनसीईआरटी पढ़ो, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो। क्योंकि एनसीईआरटी आपकी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है, सबसे सस्ता आता है और सबसे अच्छा भी है। बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अगर आप एनसीईआरटी का पहला पेज चेक करोगे तो सारे आईआईटी के प्रोफेसर्स मिलेंगे, कभी चेक करके देखना। एनसीईआरटी सारी की सारी आईआईटी के प्रोफेसर्स ने लिखी है। और ये जितनी गाइड बुक वगैरह आती हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा बढ़ा के इतना मोटा बना वो के। गाइड बुक नहीं है, वो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें। हाँ मैं समझ गया। एमटीजी का जो बुक आता है, जैसे हम लोग इसमें एमटीजी का एक 41 ईयर भी आता है। और बट मैं जो बता रहा था, आप बोल रहे हो कि एनसीईआरटी जो है, एमटीजी की एनसीईआरटी रिलेटेड बुक आती है, वही बता रहे हो ना? यस सर, यस सर। बेसिकली बात क्या है ना, कि वो लोग भी जितना, क्योंकि मैंने आपको खुद से पढ़ने के लिए दिया है एनसीईआरटी, वो किस वजह से दिया है, क्योंकि एमटीजी वाला जब गाइड बुक बना रहा होगा तो वो क्या सारे क्वेश्चन कवर कर पाएगा? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, हर लाइन से एक क्वेश्चन बनता है, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या होता है कि वो अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बना के डाल देता है, फिर गाइड बुक पे एक और गाइड बुक लिख दी जाती है कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। और जो आईआईटी क्वेश्चन उठाएगा वो सिंपल एक लाइन से उठा लेगा एनसीईआरटी की। अगर आपने डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो शायद आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने गाइड बुक्स वगैरह जहां पे डायरेक्टली सिर्फ एमसीक्यूज हैं वहां से पढ़ा होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ने के अपने बेनिफिट्स हैं। आप क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो फिर अच्छी बुक से सोल्व करो। एमटीजी वगैरह में सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे जाओगे, अगर आप अवस्थी उठा के देखोगे तो लेवल 2 प्रॉब्लम सोल्व करने में आपकी हालत खराब होगी ही होगी। सिंपल बात है। लेवल 1 तो फिर भी सोल्व हो जाता है, लेवल 1 भी इजी नहीं है, एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम्स कवर करता है, लेकिन लेवल 2 में तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। सर नीट में उससे मतलब क्वेश्चंस आते हैं? नीट में अगर आप करना चाह रहे हो तो नीट के लिए बेसिकली नरेंद्र अवस्थी की ही नीट की बुक आती है, वहां पे कैलकुलेशंस नहीं है। ओके ओके, सर। वहां पे कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, तो वो उठा सकते हो। डन। ओके सर। हाँ, सर जीआरबी कैसी है? मत फंस, मैं तुझे बता रहा हूँ, एक बुक कर, दुनिया भर की बुक्स में कुछ नहीं होगा। लास्ट में आके तेरी सेल्फ पे जमी रहेंगी बुक्स, फायदा कुछ नहीं होगा उनका। सर बोर्ड एग्जाम में मतलब इनसाइड
एनसीईआरटी बुक से ही आता है कि बाहर बाहर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं? बोर्ड में बाहर से नहीं आते हैं। बोर्ड में जो मेजर क्वेश्चंस, कोई एक क्वेश्चन या आधा नंबर का या 1 नंबर का बाहर से आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज सब कुछ एनसीईआरटी से आता है। सर प्रॉब्लम्स भी एवरीथिंग है क्या? सर? प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम्स भी वहीं से उठा के देता है सीधा, कुछ बाहर से नहीं। स्ट्रेट बाहर से नहीं? ना, अच्छा, तो नहीं, जो कुछ लोग रट्टा मार लेते हैं आंसर्स का भी, उस वो तो टाइप की फिर प्रॉब्लम्स नहीं देता यार, उतना घुमा देगा उस टाइप से। ऐसा रटने वाला काम कहीं नहीं चलता है। रटने वाला बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होता है। आपको ये बात क्लियर कट कर लो कि जो रट्टा मार के काम करते हैं ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, फेल ही होते हैं। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल खराब होता है हालत। तो रट्टा वट्टा भूल जाओ। मैं आपको एक और छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, शैरोन माथुर करके। उसके डैड शायद आईबीएम वगैरह में किसी टॉप पोस्ट पे हैं। अब वो बहुत ही, जो अनुज श्रीवास्तव रैंक 25 वाले बैच से ही थी, और बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन कभी नहीं लगा कि वो कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएगी, ऐसा लगता नहीं था। बहुत ही एवरेज मार्क्स आते थे, बहुत नीचे रहती थी। टॉपर्स की स्टोरी हर कोई जानता है, जो नीचे वाले बच्चे होते हैं वो ऊपर जाते हैं, उनकी स्टोरी बताता हूँ। तो बिल्कुल नीचे की बच्ची थी वो, और उसको लगभग हर कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत रहती, सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, हमेशा मतलब डाउट्स चलते रहते थे उसके। और उसको बहुत सारी दिक्कतें आती चीजों को लेके। लेकिन उसको बोर्ड भी, मतलब स्कूल, हम लोगों का स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था फिटजी के अंदर, मतलब स्कूल में जाके पढ़ाना होता था। तो उसका स्कूल की क्लासेस भी मैं ही ले रहा था, और कोचिंग क्लासेस भी मेरी ही चल रही थी। सो जब उसका रिजल्ट आया फाइनल, पूरा साल उसने एनसीईआरटी एग्जैक्टली फॉलो किया, बिल्कुल जिसको बता रखा है लाइन बाय लाइन वैसे फॉलो करती थी, और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से इम्प्रूव करती गई। लास्ट में आके जब उसका रिजल्ट आया तो उसको आईआईटी दिल्ली मिला था, आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल, समझ गए? और उसके साथ उसने बोर्ड में 97.8%। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि उसने आईआईटी में आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल स्कोर किया, साथ में बोर्ड में उसने क्या किया है कि बोर्ड में 97.8% थे। आप सोच सकते हो कितना हाई होगा। केमिस्ट्री 99 मार्क्स था, 12th क्लास। तो लो लेवल के बच्चे भी अगर रेगुलर मेहनत करें, देखो मेरा जो ओपिनियन है ये है कि टॉप 500 जो स्टूडेंट्स होते हैं आईआईटी के अंदर, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका माइंड कुछ ज्यादा शार्प काम करता है नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। लेकिन उसके बाद जो बच्चा मेहनत करता है वही आता है ऊपर। कई बार क्या होता है कि बच्चे का माइंड बहुत तेज काम करता है, लेकिन इंटरेस्ट उतना होता नहीं है सब्जेक्ट में, मेहनत नहीं करता, और लास्ट में कहीं नहीं मिलता है। तो ये भी बहुत दिक्कत आती है। आपको ध्यान रखना है कि अपना मेहनत रेगुलर रहे। आपके पास माइंड जो दिया है वो तो भगवान ने दिया है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप मेहनत करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे ना, जितना न्यूमेरिकल सोल होगा, उतना माइंड आपका शार्पली काम करेगा। समझे? हाँ जी सर। यस सर। Yes, sir. एक और फेलियर की स्टोरी बताऊं छोटी सी। यस सर। हाँ जी सर। हाँ सर. मैंने जब रैंक 25 वाला बैच टेक ओवर किया था, सेंटर हेड से टेक ओवर किया था फिटजी पुणे में ही। एक सेंटर हेड थे हनुमान करके, तो उनसे बैच टेक ओवर किया था रैंक 25 वाला। उस टाइम तक उस बच्चे का केमिस्ट्री में 40% से ज्यादा नहीं आता था, और वो भी उस बैच का हाईएस्ट परसेंटेज होता था केमिस्ट्री में। तो उन बच्चों ने, मतलब मैं पहली बार क्लास गया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लगा कि इस बैच में कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो फिजिक्स और मैथ में अराउंड 90% स्कोर करता है, और केमिस्ट्री में उसको, मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत है लेकिन कुछ तो आना चाहिए। तो मैंने उनको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस दिए, और उस बच्चे, मतलब किसी से कोई क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा है उस बैच में, ये हाल था।
अब मैं जब जाके पहली बार पहुंचा तो बच्चों में मतलब रिस्पॉन्स देख के मुझे लगा कि पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन इनको आता कुछ नहीं है अभी करेंटली। अगले 2 महीने उन बच्चों के साथ मैंने लगातार मेहनत की। पर डे 2.5 आवर्स की क्लास होती थी और लगातार मतलब मेहनत चलता रहा। लास्ट में आके 2 महीने बाद एकदम इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया पूरे बैच से। अब जो पहला रिस्पॉन्स आया तो एक बच्चा था अमेय लाड करके, उसका माइंड बहुत ज्यादा शार्प, मतलब रैंक 25 से भी कहीं ज्यादा शार्प। और मुझे लग रहा है कि ये बच्चा है जो आगे जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है बाकी टीचर्स से कि इस बच्चे को फिजिक्स और मैथ्स में दिक्कत है और केमिस्ट्री में भी मार्क्स नहीं आते हैं, जबकि क्वेश्चन दो तो उसका अप्रोच सबसे अच्छा रहता था। मतलब एट द इंस्टेंट उसका माइंड बहुत तेज काम करता है, लेकिन वो मेहनत बिल्कुल नहीं करता। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया 2 महीने बाद, जब उसकी परफॉर्मेंस डाउन आई, तो मैंने डायरेक्टली उसके पेरेंट्स को कॉल किया और बुलाया कि आपके बच्चे के साथ ये दिक्कत है, ये पढ़ता मतलब ये पढ़ता नहीं है, इसका माइंड बहुत शार्प काम करता है। अब उसके पेरेंट्स बिल्कुल मजे में, मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली थी, कोई दिक्कत नहीं। बोल सर ये तो 2 घंटे 2.5 घंटे बास्केटबॉल खेलता है पर डे। अब उसका हाइट भी बहुत लंबा था, मेरे से भी आधा फुट ऊपर होगा। मेरा 6 फीट है, मतलब वो 6.5 के आसपास होगा, मतलब काफी हाइट था। 2 to 2.5 आवर्स 12th क्लास में वो बास्केटबॉल खेलता था। और फिर उसके बाद बोल पर डे पढ़ता कितना है? बोल सर 1 to 1.5 आवर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए 1 से 1.5 घंटा पढ़ता था, और उसमें भी उसके मार्क्स आ रहे थे, बचा हुआ था। मैं सोचा, मतलब मुझे लगा कि बहुत जबरदस्त काम है यार, इतना पढ़ के भी काम कर ले रहा है। तो बहुत लगता था कि ठीक ठाक मतलब पढ़ना चाहिए इसको, बच्चे को। मैंने बहुत कहा उनको पेरेंट को, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। वो प्रेशर देना नहीं चाहते थे अपने बच्चे पे। अब प्रेशर नहीं देना चाहते थे तो वो बच्चा लगातार सेकंड पोजीशन से खिसकता खिसकता टॉप 10 से बाहर हो गया, उस बैच के टॉप 10 से। और कुछ टाइम में ऐसा भी हुआ कि वो टॉप 15, मतलब 20 ही बच्चे थे उसमें से 15 से भी बाहर हो गया, गिरते 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 गिरते। अब जेई का पेपर आता है तो उसके पेरेंट आते हैं कि सर इसके तो जेई में मार्क्स नहीं आए। मैंने बोला आपको मैंने बताया था ये दिक्कत है इस बच्चे के साथ, और आपने सुना नहीं। तो वो बोले कि सर आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर हम लोग किसी और टीचर से कंसल्ट कर लें? मैं बोल कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर उन्होंने एक आईआईटी बॉम्बे से थे अनुराग सर, उनसे कंसल्ट किया। तो अनुराग सर मेरे पास नेक्स्ट डे आते हैं कि सर बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसके नंबर क्यों नहीं आए? वही क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में। तो मैंने बोला सर आप 1-2 दिन और ऑब्जर्व करो, आपको समझ आ जाएगा। दूसरे दिन होमवर्क नहीं करके आया, तीसरे दिन फिर से होमवर्क नहीं करके आया। 4th डे अनुराग सर ने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। फिर वो बच्चा फिर मेरे पास आया कि सर क्या करूं, मैं तो फंस गया। फिर उसको एक स्ट्रेटेजी बना के दी, तब तक उसको अकल भी लग गई थी, जेई मेंस का रिजल्ट आ गया था, हालत खराब थी बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने उसको एक स्ट्रेटेजी बना के दी कि ऐसे ऐसे फॉलो करो। उसका बिट्स में हो गया, बिट्स में सेलेक्ट हो गया था वो। लेकिन फेल बच्चा कैसे कर सकता है ये समझ लो, इतना शार्प माइंड वाला बच्चा भी फेल कर सकता है। और इतने, जो मैंने पहला एग्जांपल बताया शैरन माथुर, वो बिल्कुल नीचे से आई थी लेकिन आईआईटी दिल्ली चली गई। तो ये समझ सकते हो आप, यहाँ पर हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आपका गॉड गिफ्टेड जो माइंड है, उसके कंपैरिजन में हार्ड वर्क ज्यादा काम करता है। ओके। यस सर। यस सर। तो क्या होता है, कई बार लगता है कि जो लो लेवल का बच्चा है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। लेकिन मेरे पास लास्ट ईयर बताता हूँ, एक स्कूल का बच्चा था, बिल्कुल जबरदस्ती सर आपसे पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब आ गया घर पे। मैं पढ़ाता किसी को हूं नहीं, तो वो आ गया और सर पढ़ना है। उसको मुझे मॉल कॉन्सेप्ट समझाने में 1.5 महीना लगा, 1.5 मंथ। 1.5 महीने में मैंने मोल कॉन्सेप्ट के एक एक चीज, और हर चीज में उसको डाउट। सर H2SO4 का मास 98 कैसे लिख दिया आपने? मतलब हर चीज में उसको डाउट रहता था, इतना हालत खराब था। H3PO4 का मास 98 कैसे लिख दिया? H2SO4 और H3PO4 का सेम कैसे हो सकता है? तो शुरुआत में ये हाल। एनसीईआरटी वाला उसको भी काम दे रखा था ऐसे ही मैंने।
और उस बच्चे का लास्ट तक किसी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे लगता था ये ठीक ठाक स्कोर करेगा। स्कूल का बच्चा था, कहीं कोई कोचिंग नहीं, स्कूल में भी लास्ट सेक्शन का बच्चा था, और उसने केमिस्ट्री में जेई मेंस में 98.3 परसेंटाइल स्कोर कर दिया, अभी जनवरी वाला जो एग्जाम हुआ है। अब इतने नीचे के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन बच्चे ने करके दिखाया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेहनत नहीं करें, मेहनत करें तो काम नहीं होगा, मेहनत करोगे तो आप सब कुछ सही होगा, बस आपको मेहनत ढंग से करना है। जितना कहा जा रहा है उतना कर लोगे तो बहुत इजीली स्कोर आएगा, और अच्छा खासा स्कोर आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। ओके, हेलो, यस सर। ठीक है ना? ओके सर। खासकर ये बात मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? आयुष, प्रणव और अपने आर्यन के लिए। आद्या। आर्यन के लिए, आद्या के लिए नहीं, आद्या कर लेगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ना डिमोरलाइज मत होना, मेहनत करोगे सब कुछ होगा। बिल्कुल डरना नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है, होता है, ये सबके साथ होता है। 11th क्लास में मुझे तो इतनी दिक्कत आती, मुझे लगता है फेल ही हो जाऊं, मुझसे पास नहीं होगा ये सब्जेक्ट, केमिस्ट्री खासकर। लेकिन हर किसी को ये दिक्कत आती है, अगर आप मेहनत करोगे तो निकल जाएगा सब। टाइम लगेगा थोड़ा समझने में चीजें, 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं शुरुआत में पेस पकड़ने में, लेकिन उसके बाद फिर हर बच्चा अच्छा कर सकता है। अगर आप रेगुलरली अपना गिव अप नहीं करोगे सब्जेक्ट को कि मुझे छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ नहीं आया, शायद हो सकता है 20 में से मेरे 19 डाउट ही हो, लेकिन अगर मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने दिए, हो सकता है आपके 19 डाउट हो, लेकिन आपने सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, 19 डाउट अपने क्लियर कराने हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके? यस यस सर। Yes, sir. सर हाँ जी, श्रेया बोलो। सर डाउट है। डाउट है? बोलो क्या डाउट है? हाँ, अभी आपने बोला कि उस लड़की को पता H3PO4 और H3PO3 सेम, आपने कुछ बोला था नहीं, ना? H2SO4 और H3PO3, H3PO4 और उससे H2SO4 दोनों का मास 98 आता है, तो उसमें उसको डाउट आ जाता हाँ सर ठीक है। कि दोनों का 98 कैसे हो सकता है। ठीक है ठीक। मेरे को लगा H3PO3 और H3PO4 नहीं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना सेम मास। हाँ जी बोलो। सर हाँ जी, ये अगर अगर जेईई में किसी दो बच्चों का रैंक सेम है तो सबसे पहला तो फैक्टर होता है मैथमेटिक्स की परसेंटाइल। मैथ्स में जिसका हाई होगा उसकी रैंक अच्छी आएगी। ओके, अच्छा सेकंड, अगर मैथमेटिक्स में भी टाई हो जाता है तो फिर फिजिक्स, और फिजिक्स में भी टाई हो गया तो एज बेसिस पे, केमिस्ट्री के बेसिस पे डिसाइड भी नहीं करते। भाई मैथ्स और फिजिक्स टाई हो गया तो केमिस्ट्री तो ऑटोमेटिकली टाई हो गया ना। एज बेसिस से कैसे करेगा? जिसकी एज ज्यादा होगी उसको अच्छा रैंक दिया जाता है। क्यों सर? क्यों सर? ये आईआईटी का फंडा है, आईआईटी ने डिसाइड कर रखा है सर ये तो कि फेयर नहीं है सर। सर तो जो छोटा वह है उसमें ज्यादा दिमाग है ना एज कम्पेयर टू बड़े वाले में, तो छोटे हाँ वाले को रैंक देनी चाहिए। हाँ, पर कोई और क्राइटेरिया नहीं बचा ना, टाई पे ये कर सकते थे क्योंकि 6 डिजिट तक टाई होता है। आपको ये पता है? जो टाई होगा ना वो 6 डिजिट तक होगा, मतलब 98.01536 ऐसे कुछ होगा। मतलब टाई हाँ होने सर। में काफी ज्यादा दिक्कतें होती, मतलब जो मार्क्स होंगे, जो परसेंटाइल होगा वो टाई होने में काफी लंबा 6 पॉइंट के बाद 6 तक टाई कर चेक करते हैं। तो उसके बाद भी टाई हो गया, और उसके बाद मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री भी टाई हो गया, तो फिर तो भाई कोई क्राइटेरिया ही नहीं बचा जिस पे डिसाइड कर सके। तो एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि एज की बेसिस पे डिसाइड कर देते हैं। अब उसमें भी कई बार क्या होता है, एज पे हाँ फिर क्या करते हैं, तो एक बच्चा मुझे आईआईटी मंडी में मिला था, शोविक समथिंग, तो 2 भाई थे वो, दोनों जुड़वा, और जेई मेंस के अंदर एग्जैक्टली सेम मार्क्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी एग्जैक्टली सेम मार्क्स। आईटी वालों ने सेकंड्स कंपेयर किया होगा कितना टाइम पहले। नहीं सेकंड्स नहीं,
आईआईटी ने फिर क्या किया, उस साल जिस ब्रांच में दोनों एडमिशन लेना चाहते थे उसमें एक सीट बढ़ा दी जाती है। लाइक 30 सीट्स हैं और दोनों उसी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इस बार 31 सीट्स हो जाएंगी। ऐसा कुछ टाई फंस जाए तो एक सीट बढ़ा दिया जाता है सेम ब्रांच का, जिस ब्रांच में दोनों एडमिशन लेना चाहते हैं। मतलब सर ऐसे अपार्ट रैंक फ्रॉम सेम ऑल दी असाइन किया सीट्स, जाता, रैंक सेम असाइन किया जाता है, एक सीट बढ़ा देते हैं जहां भी उनको लेना हो। सर तो मतलब उन ऐसे लोग का तो हर दिमाग ही जगह क्या कहीं ना कहीं कुछ सीट्स रिजर्व होती होंगी। कहीं ना कहीं कुछ सीट्स, रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। ऐसा मैंने अभी तक सुना नहीं था, उसी सोविक का मैंने अब तक सुना है, अदरवाइज मैंने कोई केस सुना नहीं कि इतना टाई हुआ हो। ओके श्रेया, ऐसा नहीं होता है, टाई हो नहीं पाता है इतना, मतलब सेम एज का भी एग्जैक्टली हो तो ऐसा टाई नहीं हो पाता है। सर उन लोग का दिमाग सेम काम करता होगा शायद। हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल सेम दिखते थे, वो फोटो दिखा रहा था, दोनों को बिल्कुल पहचान नहीं आ सकते थे। वो आईआईटी मंडी इंटर्नशिप के लिए आया था, दोनों मतलब कार्बन कॉपी थे एग्जैक्टली। शोभिक भैया वाला तो एक्सट्रीम केस हो गया होगा ना सर। हाँ वही कह रहा हूँ ना, जुड़वा हो तभी एज सेम होगी, अब जुड़वा होना तो बहुत एक्सट्रीम केस है। सर आपके पास पिक्चर है उनका? नहीं पिक्चर नहीं है, अब 2015 में था मैं आईआईटी में, 5 साल अब भी गुजर चुके हैं, तो टाइम है, सोच निकल चुका है। सर मेरा केमिस्ट्री में इसलिए स्कोर नहीं होता है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला को जब हम लोग को जैसे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको बोलेगा HCl में लिखने, तो ये तो याद है, लेकिन बाकी का जो बोलता है तो फिर मेरे से होता ही नहीं है वो बनाया हुआ श्रेया ने मेरे को कुछ फॉर्मूला। न्यूमेरिकल भेजे थे, श्रेया भेजे थे, हाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? सब में एक ही लगाया, नंबर हाँ ऑफ एटम्स वाला, बस, और कुछ और मैं फॉर्मूला PV इज मैंने इक्वल्स टू NRT। तो जिसमें मैंने कोई रेडिकल्स फॉर्मूला यूज रेडिकल्स नहीं वगैरह किया। होता है। मैं बता रहा हूँ हाँ आपको, सर। आपने मोलैरिटी का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा, उसमें नॉर्मेलिटी का भी सुना होगा, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी सुना होगा, इतने सारे मतलब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट थे, लेकिन मैंने कुछ यूज नहीं किया था। करेक्ट? हाँ सर, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स, एटम्स, इन सब से आपने किया था। हाँ, तो क्या होता है कि अगर आपके बेसिक सही हैं तो आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए आपको सर फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला नहीं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको HCl लिखा जाता है, फिर हाँ जैसे फॉस्फेट वगैरह आप बोलते हैं वो उसको नेम में, फिर आप जब फॉर्मूला लिखते हैं तब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, वैसे ओके सर फॉर्मूला जैसे बेकिंग ओके, सोडा ये सब वो सब तो याद करना पड़ेगा ना। हाँ। नेमिंग सिखाना पड़ेगा आपको, फॉस्फेट क्यों बोला जाता है, सल्फेट क्यों तो बोला जाता सबसे है, ज्यादा सल्फाइड प्रॉब्लम क्यों हमको बोला जाता केमिस्ट्री है, में बस इस चीज में सल्फाइड क्यों होती बोला जाता है, ये जो है। हाँ। नेम, ये नेमिंग होती है, ये नेम बता सकते हैं आप, इसका नाम क्या होगा? इनऑर्गेनिक नेमिंग बोलते हैं इसे, और ये बताया जा सकता है कि इसका नाम नॉमेनक्लेचर। क्या होता है। नोमेनक्लेचर के अंडर नहीं होता, नेमिंग ही बोलते हैं। नोमेनक्लेचर IUPAC के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे IUPAC नहीं है, मतलब कॉमन नेम्स, कॉमन टाइप में है, लेकिन इसका भी ये जस्टिफाई सर कर सकते हो 8 कि आइट और आइड वाला। 8 हाँ। आइट वाला, तो वो भी डिसाइड हाँ हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को आइट बोलते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को 8 बोलते हैं। सर, ऑक्सीडेशन स्टेट से तो नहीं पता है, लेकिन ऐसे पता है जैसे नॉर्मल फार्मूला जो उसका बेसिक फार्मूला होता है, जैसे H2SO4 तो उसको बोलते हैं 8, देखो उससे देखो एक कम तो आइट, फिर उससे कम तो आइड। देखो, मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूँ, SO3 2- एंड SO4 2-, नाम क्या क्या होगा? ये आपको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे दिख रहा है, कम ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, सल्फाइड। और इसके साथ ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कम ऑक्सीजन है, यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है, ये ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म में है सल्फर, यहाँ पे सल्फर कम ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, तो इसका नाम क्या हो जाए? सल्फाइट हो सल्फाइट, गया। और इसका नाम क्या हो जाए? हाँ सल्फेट। सल्फेट। ओके, तो नेमिंग की जा सबसे सकती है, पहले हो क्या जाता है। नेमिंग का पूरा तरीका सिखाऊंगा, जैसे ही ये थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे खिसकता है, तो उसके बाद मैं जब रिडॉक्स शुरू करूंगा उससे पहले आपको नेमिंग वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा।
हाँ सर, ये मेरा रिक्वेस्ट है क्योंकि मेरा ना ये क्लास 7 या 8 से ही प्रॉब्लम है, नेमिंग नहीं आपको होता है सारे मेरा। स्ट्रक्चर्स, जितने आपके सिलेबस के स्ट्रक्चर्स हैं, सब बनाना सिखाऊंगा, साथ में आपको सिखाऊंगा कि नाम कैसे लिखते हैं। परफेक्ट। हाँ तो फिर उसके बाद इश्यू खत्म हो जाएगा ये वाला। ये वाला फंडा समझ में आया जो मैंने किया है, प्रेशर वाला? क्या सर? प्रेशर का जो कन्वर्जन बताया था वो याद है, मतलब वो समझ आ गया? हाँ आ गया। ठीक है, मैं आगे मूव करता हूं। वॉल्यूम के कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, इतना है क्या? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 लीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का कन्वर्जन है। वन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। यहां पर एक चीज और लिख सकते हो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ये 1 लीटर के इक्वल नहीं होता है, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है, जबकि लीटर क्या होता है आपका ट्रेडिशनली यूज्ड यूनिट है। लीटर ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। सर हाँ जी, तो फिर 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। यस। डेसी तो 10 होता है ना? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर होता है क्या? हाँ सर, हाँ भाई 1 सेंटीमीटर समझा। हाँ क्यूब कर देंगे दोनों साइड। 10⁻² मीटर्स होता है। 10 हम्म। सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, और ऐसे निकालते जाएंगे। हाँ हाँ समझा सर। ठीक है, किसी को कोई और डाउट हो तो बोल दो। ये कॉपी कर लो, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। सर हो गया। हो गया। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक रिलेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है अब तक? हाँ नो पढ़ा है सबने? नो सर। नहीं पढ़ा है। Oh, sir. बिल्कुल बेसिक से शुरू, सुना है सर इसका। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। मैंने यहां पर क्या लिया, अब थोड़ा इमेजिन करने का काम है, तो मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं, देखते जाओ। मैंने यहां पर क्या लिया है, एक वेसल लिया, उसके ऊपर मैंने क्या लगा रखा है, एक क्या बोल सकते हो आप, जैसे पिचकारी टाइप वेसल है। पिचकारी देखी आपने? पिस्टल। पिचकारी जो होती है तो उसमें पिस्टन जो लगा होता है, पिस्टन है ये। पिचकारी समझ लो, या फिर आपको जो हवा भरने वाला पंप है उसमें पिस्टन होता है, तो पिस्टन लगा हुआ है।
और पिस्टन में हिंजिंग नहीं कर रखी है, मतलब यहाँ से टाई अप नहीं है, ये मूव कर सकता है, मूवेबल पिस्टन है। अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैस पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, जो अंदर फिल्ड गैस है उस पे क्या इफेक्ट आना चाहिए अगर मैं ऊपर से प्रेशर बढ़ा दूं? गैस कंप्रेस होने लगेगी। गैस कंप्रेस होने लगेगी, मतलब गैस का वॉल्यूम कम होने लगेगा। अगर मैं ऊपर से प्रेशर बढ़ाऊं, यही तो होता है। आपके जो पंप्स होते हैं, पिचकारी या पंप, पिचकारी में क्या करो, आप आगे से दबाओ, पिचकारी को पीछे से प्रेस करो, तो अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है, गैस कंप्रेस हो जाती है। करेक्ट, यही होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया इसको, ये कंप्रेस होके कुछ यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक अगर पहुंचा ये, तो क्या होगा, मैं बोलूंगा कि ये कंप्रेस हो गया है गैस, मतलब वॉल्यूम कम हो गया सीधा सीधा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? यस सर। आयुष, Yes, sir. ठीक है। यस सर। आर्यन, Yes, sir. सेकंड चीज देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, यहीं पे गई, यही गैस ले लो, अब प्रेशर क्या होता है, कौन मुझे समझाएगा ये प्रेशर होता क्या है? आर्यन, क्या होता है प्रेशर? कोई आइडिया नहीं, चलो मैं बोलता हूँ। perpendicular force acting upon unit surface area। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब गैस के केस में फोर्स कहां से लगेगा? चारों तरफ से। प्रेशर से। एक गैस मॉलिक्यूल है आपके पास, वो क्या करेगा, वॉल ऑफ द कंटेनर से जाके स्ट्राइक करेगा। एक गैस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर से जाके स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज होना चाहिए। मोमेंटम कैसे चेंज होगा? अगर मैं इलास्टिक कोलिजन मानूं तो ये वापस आ जाएगा इसी वेलोसिटी से। अगर कोलिजन को मैं जी सर। इलास्टिक मानता हूं तो सेम वेलोसिटी से पार्टिकल वापस आ जाएगा। टोटल मोमेंटम चेंज Yes, कितना sir. हुआ? 2 mv का मोमेंटम चेंज हुआ क्या? परफेक्ट, 2 mv, क्योंकि mv से गया और नेगेटिव में mv से वापस आ गया, तो आपको इनिशियल मोमेंटम, सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे तो 2 Less हो mv बच जाएगा। जाना चाहिए, है ना? तो 2 mv बच जाएगा। फिजिक्स अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो मैं बात कर सकता हूँ। देखो, अगर यहां से ऐसा हो रहा है, आपको पता है वॉल्यूम को अगर मैं dt से कर दूं डिफरेंशिएट, तो सॉरी डिफरेंशिएट बोलेंगे, हाँ शायद डिफरेंशिएट बोलते हैं। डिफरेंशिएट। तो अगर वही डिफरेंशिएट कर दूं, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? भाई x बाय dt करता हूं तो क्या आता है, सॉरी वॉल्यूम बोल रहा हूँ, वेलोसिटी को, सॉरी एक वर्ड गलत हाँ यूज सर। किया। वेलोसिटी हाँ। को डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। x बाय dt करता हूं तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्सेलरेशन आता है। यही होता है फिजिक्स में भाई। आपका डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं, यही तो होता है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आया, Yes, वेलोसिटी वही को होता है। डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आया। तो अगर उसका तो फॉर्मूला ये है ना, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए। ये वो तो डिफरेंशिएशन 9th की बात क्लास है। के अकॉर्डिंग वेक्टर डिफरेंशिएशन वगैरह, पहला चैप्टर फिजिक्स, अभी Yes, 11th। सर, वो हो जाता इंटीग्रेट है। करते तो आता है सर, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करिएगा तब होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से तो रेट पता चलता है ना, यहाँ रेट थोड़ी निकाल रहे हैं। आप क्या बोलते वेलोसिटी वही तो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी।
वही तो हाँ हाँ यस सर हाँ आ गया। rate of change of displacement is velocity, rate of change of velocity is acceleration. एक्सेलरेशन हाँ तो सही लिखा है, गलत तो नहीं होना चाहिए। तो सही है, हाँ डिफरेंशिएशन सही होगा। तो अगर मैं मोमेंटम चेंज को जिस टाइम इंटरवल में ये सब कुछ हुआ उससे डिवाइड कर दूं डेल्टा टी से, तो क्या आ जाएगा आपके पास? फोर्स आ जाना चाहिए क्या? फोर्स आ जाना चाहिए क्या? उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूं तो क्या फोर्स आ जाएगा? हाँ सर, हाँ। तो यहां पर आपके पास फोर्स ऑब्टेन हो गया और आपको एरिया पता है, ये वॉल्यूम का, ये वेसल का एरिया है, क्योंकि वेसल तो अपन ने डिसाइड किया है, तो वेसल की बाउंड्री आपको पता है, तो आप वेसल का एरिया जानते हो। तो क्या आप इस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो टोटल से, तो क्या प्रेशर निकल के आ जाएगा? भाई बोलो, प्रेशर क्या हाँ होता है, वो सर, समझ यस आया? सर, यस सर। फोर्स जो अपॉन पार्टिकल्स जाके स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। उन पार्टिकल की वजह से कुछ मोमेंटम एक्सचेंज होगा, उस मोमेंटम एक्सचेंज को अगर मैं टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं इन ए स्पेसिफिक टाइम डेल्टा टी, जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूं कि आपके पास प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर क्या होता है? जो पार्टिकल्स आपकी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उसकी वजह से प्रेशर आपके पास जनरेट होता है। पार्टिकल्स के कोलिजन की वजह से ही प्रेशर जनरेट होता है किसी वेसल में। आया? अब मान लो इस वेसल को मैं हीट अप कर देता हूं, गर्म कर देता हूं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये हीट जाएगी कहाँ? अगर वेसल को मैंने गर्म किया, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर मैंने वेसल को गर्म किया तो ये हीट कहाँ जाएगी? सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मैंने जो गैसेस एक्सपैंड करेंगे। मैंने वॉल्स अगर Gases- फिक्स कर रखी हैं, मतलब ये रिजिड बाउंड्रीज हैं, तो क्या वॉल्यूम बढ़ पाएगा? नहीं सर, तो फिर मोमेंटम इंक्रीज आएगी गैसेस पार्टिकल्स की। गैसेस पार्टिकल्स जो हैं उनकी मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगी। अच्छी बात। जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। भाई एनर्जी दे रहे हो, जाएगी कहाँ? वेलोसिटी बढ़ाने में ही काम आती। प्रणव, आयुष, कशिश, कुछ समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। Yes. यहाँ पर अगर मैंने नीचे से इसको हीट किया तो पार्टिकल्स तेज से भागने लगेंगे दूर दूर, इससे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोलिजन के टाइम ज्यादा मोमेंटम एक्सचेंज होगा, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा सीधा सीधा। परफेक्ट। अगर मैं इसको वेसल को हीट अप करता हूं तो गैस पार्टिकल और वॉल्स रिजिड हैं, ये भी एक फंडा जरूरी है कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या होगा आपके पास? पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी से स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पहले केस में मैंने क्या लिया था? टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेना, क्योंकि अपने को कंफ्यूजन ना रहे। सेकंड केस में मैं क्या बोलता हूँ? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टेकिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है क्या? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है, वॉल्यूम मैंने चेंज नहीं किया इस केस में। अगर मैं वॉल्यूम चेंज अलाउ कर देता तो क्या होता? यहां पर फिर से एनर्जी बढ़ती, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा? अंदर से गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। गैस का प्रेशर बढ़ा तो उसकी वजह से पिस्टन में तो आउटर से तो प्रेशर सेम है, पी एटीएम ही लगेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा बाहर से। तो नीचे के साइड से प्रेशर बढ़ गया, क्या होगा? पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। और कहां तक मूव करेगा? जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए तब तक पिस्टन मूव करेगा। हाँ सर। यस सर। तो यहां से नीचे से ये गैस एक्सपेंड कर जाएगी और प्रेशर तो वापस से वही ऑब्टेन हो गया, पीएटीएम के बराबर ही ऑब्टेन हो गया, मतलब प्रेशर में इस बार कोई चेंज नहीं आया। अगर पिस्टन मूवेबल बना देता हूं तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे होगा क्या? गैस एक्सपेंड कर जाएगी। गैस एक्सपेंड कर जाएगी तो इस रिलेशन कैसे लिख सकता हूँ? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टेकिंग
प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है क्या? यस सर। इतनी बात समझ में आई? तीनों रिलेशन मैंने आपको समझाए। प्रेशर कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, टेम्परेचर कैसे प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और टेम्परेचर कैसे प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तीनों रिलेशन मेरे ख्याल से अब समझ में आ जाने चाहिए। किसी कोई डाउट है तो बताओ। है क्या किसी लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा वाला? प्रेशर, ये वाला ना? ऐसे समझो, नहीं सर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, उसी में डाउट है ना? यस सर। हाँ। एक्सपेंशन कब होता है? ऐसे समझ सकते हो, आपने घर में पानी उबलता हुआ देखा है? यस सर। क्या होता है, पानी कैसे उबलता है? तो बबल्स आते हैं सर। बबल्स आते हैं, या फिर आप ऊपर वो रख दो, ट्रे रख दो, या कुछ प्लेट वगैरह रख दो उबलते हुए पानी के ऊपर, क्या होगा? कंडेंस। कंडेंस नहीं होगा, उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, ऊपर किसी भी नीचे तरह होगा। हटाने की कोशिश करेगा। पहले तो पुश करने की कोशिश करेगा ना, अंदर प्रेशर हाई होता जाएगा अगर पुश नहीं हो जैसे पाएगा तो। कुकर में होता है। हाँ, कुकर में जैसे होता है, आप टेम्परेचर सप्लाई करते हो, अंदर प्रेशर हाई हो जाता है। परफेक्ट। अगर सिर्फ प्लेट लगाई है तो वो पुश करके थोड़ा साइड कर देगा प्लेट को, और पानी जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी साइड से। यही होता है। यस सर। और सर जब हम लोग मतलब उसको हटाने ही नहीं दे, उसको ऊपर प्रेशर हम लोग लगाएं तब क्या होता है, आपने देखा है? कभी ट्राई किया है? ब्लास्ट हो जाएगा, कंडेंस हो ब्लास्ट हो जाता है। जाएगा। नहीं, वाटर वेपर वाटर कंडेंस ड्रॉपलेट्स में बदल जाता कंडेंस है। नहीं होता, ब्लास्ट हो जाएगा। अगर आप लिमिट तक करते रहोगे, उसको दबा के रखोगे, किसी तरह हिलने नहीं देना है, और नीचे से बढ़ाते रहोगे टेम्परेचर, तो होगा क्या, कुछ देर में वेसल ही फूट जाएगा। प्रेशर कुकर ऐसे का बहुत किसी तरह बार आप सीटी को ब्लॉक कर दो ऊपर से, अगर आप गैस को निकलने को अलाउ नहीं करोगे ना, ऊपर से सीटी ब्लॉक कर दो, इतना बड़ा बम बनेगा कि आपका घर तक उड़ सकता है। घर में ट्राई मत करना। प्रेशर कुकर खुद में इतना बड़ा बम होता है कि वो अगर सिटी ब्लॉक हो जाए तो घर को उड़ा सकता है, इतना प्रेशर जनरेट कर देता है। बात समझे मेरी? तो पूरा घर। वो जो गैस एस्केप कर जा रही है, इवन प्रेशर कुकर से गैस एस्केप कर जा रही है, उसका मतलब क्या है, आपका वॉल्यूम बढ़ा है, तभी तो गैस को निकलने के लिए जगह चाहिए। वो जो गैस निकली है वो बड़े हुए वॉल्यूम की तो गैस है। भैया आया या नहीं ये बात? नहीं। सर हाँ जी। समझ। सर तो फिर जैसे कि जब हम लोग गैस मतलब ऊपर अलाउ भी करते हैं जाने को, तो हम कहते हैं ना कि 3 से 4 सीट से ज्यादा ना मारने दो, वो उससे भी तो ब्लास्ट हो बोला सकता है। जाता है। नहीं, 3 से 4 सिटी बाद ब्लास्ट नहीं होगा आपका। कभी किया नहीं क्या आपने? मैंने तो किया हुआ है, मैं बता देता हूँ। मैं खाना वाना बना लेता हूँ तो मैं बता मैंने देता हूँ। 12 सीटी लगाए हैं। हाँ ना, मैं बता देता हूँ होता क्या है। अगर आप 3 से 4 सिटी से ज्यादा सीटियां लगाओगे तो अंदर का जितना पानी है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके गैस बन के बाहर निकल गया। अब उसके बाद क्या होगा, खाना जलने लगेगा, पानी की अमाउंट हो जाएगी कम, खाना जल जाएगा पूरा। तो इस वजह से अवॉइड करते हैं कि 3 से 4 सीटियां नहीं लगाई जाए। मैंने 20-20 लगाई है, क्योंकि मैं ऑन करके चला गया और बाहर चला गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि अंदर कुकर रखा हुआ है, और खाना अंदर कोयला बना हुआ मिला। जल गया था पूरा, घर बदबू से भर गया। तो ऐसा हो सकता है, बच के रहना, ध्यान रखना है, गैस के साथ ऑन नहीं छोड़ना है। मैंने 2-3 बार ऐसे किया। पुणे में एक बार फ्लैट में गैस ऑन करके चला गया, शाम को वापस आ रहा हूँ। तो ध्यान रखना है, ऐसे गलती मत करना, गैस के साथ गलती नहीं करनी है। ओके। सर इस पानी कम फिगर हो में जो वो जाता है। पिस्टन है वो Yes, मतलब sir. ऊपर नीचे होगा क्या Sir. अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे तो? क्या होगा, क्या कह रहे हो? सर ये जो था T is directly proportional to V,
तो उसमें जब यहाँ पे आप ये फिगर है पिस्टन वाला, उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो पिस्टन आगे पीछे करेगा क्या, पिस्टन वो ऊपर की तरफ टेम्परेचर चला की जाएगा। वजह से? अगर मैं हाँ टेम्परेचर बढ़ाता हूँ पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, टेम्परेचर घटाता हूँ पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा। क्योंकि वो गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा। गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा। और एक और सिंपल वे में देख सकते हो आप, जो हॉट एयर बैलून होता है, देखा है किसी ने? यस हाँ सर। उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ आग जलती रहती है। हाँ उससे क्या होता है कि जो गैस निकल रही है, CO2 मोस्टली होती है, वो गैस गर्म होके एक्सपेंड करती है। अब हम लोगों ने थोड़ा हिंदी में पढ़ा था, गर्म हवा फैलती है। तो हॉट एयर एक्सपांस। हाँ, तो क्या होता है कि हाँ जो सर। हॉट एयर होगी वो एक्सपेंड कर जाएगी और पूरा बैलून में फिलअप हो जाती है, उसी से वो अपना ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर आपके पास जैसे जैसे किसी वेसल गर्म करता हूँ तो एक्सपेंशन होगा, सिंपली वही बात तो हो रही है। एक्सपेंशन होने मतलब हीट अप किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस एक्सपेंड कर जा रही है। अभी आया? हाँ ठीक है। यस यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ आप, साथ साथ में एक चीज और पूछता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और गैस डाल देता हूँ अंदर, क्या होगा? कोई और चेंज नहीं करता, ना टेम्परेचर बढ़ाता हूँ ना वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं कुछ n मोल्स ऑफ गैस एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस, प्रेशर कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा डालना है, निकालना नहीं है, एक्स्ट्रा डालना है n मोल्स ऑफ गैस। वॉल्यूम जितना ऑक्यूपाई करेगा मतलब अब वो कम हो जाएगा। कोई और? सर ज्यादा टेम्परेचर चाहिए फिर, मतलब कि थोड़ा सा थोड़ा सा और टेम्परेचर चाहिए। उस गैसेस का भी प्रेशर तो कम होगा ना। प्रेशर कम हो जाएगा। और गैस ऐड करने से प्रेशर कैसे कम होगा? एक्स्ट्रा गैस ऐड की है, प्रेशर कम कैसे होगा? एक्स्ट्रा गैस ऐड करने पे उसका सरफेस बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा क्यों? सो प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया है मैंने, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की बात की है मैंने, तो वॉल्यूम की बात ही नहीं की आपसे। वॉल्यूम की तो मैंने आपसे बात ही नहीं की, है ना? सर आप बोले क्या, पर एक बार फिर से बताइए। मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पर अगर मैं कुछ और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंट्रोड्यूस करा दूं, मतलब कुछ और गैस एक्स्ट्रा डाल दी इस वेसल में, तो क्या होगा? तो प्रेशर इंक्रीज करेगा ना सर, वहां पे था पहले कुछ कम गैस था तो वो कुछ प्रेशर लगा रहा था, और उसी जगह पे और ऐड कर देंगे तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, बिल्कुल कैपेसिटी से बिल्कुल ज्यादा हम सही लोग डाल सोच रही रहे हो, हैं तो फिर। बिल्कुल सही सोच रहे हो। श्रेया, कशिश, इन दोनों को समझ आया? यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गैस आएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, और ज्यादा पार्टिकल होगा तो ज्यादा कोलिजन होगा। और मैंने आपको क्या बताया, प्रेशर किस वजह से जनरेट होता है? आपका कोलिजन होने की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। यस सर। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा वोल्स के साथ कोलिजन होंगे, और ज्यादा कोलिजन हुआ तो सिंपली प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको रिजिड कर दूं, मतलब इसको मूवेबल नहीं बनाता हूं, इसको मैं यहां से फिक्स कर दूं, हिंजिंग कर दूं, ये फिक्स कर दिया यहाँ से पिस्टन, तो क्या होगा? और कुछ गैस और इंट्रोड्यूस कर दी तो पूरे वेसल का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलिजन ज्यादा होंगे, पिस्टन मूव नहीं कर सकता, प्रेशर तो चेंज होगा नहीं। सर ये भी बढ़ जाएगा मतलब? क्या? सर ये भी मतलब ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ पे भी? अगर लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। भाई जितना ये वेसल टॉलरेट कर सकता है उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे तो ब्लास्ट हो जाता है। एक लिमिट होती है हर चीज की, जैसे प्रेशर कुकर की होती है, वो 150 के आसपास आप, सॉरी एटीएम में पता नहीं मुझे कितना सस्टेन कर सकता है, लेकिन हमारे पास तो उससे बहुत खतरनाक डिवाइसेस होते हैं। एक हाइड्रोथर्मल बॉम्ब करके डिवाइस आता है, स्टील का पूरा, इतनी मोटी स्टील होती है, इतना मोटा स्टील, और उसके अंदर हम लोग रिएक्शन लगाते हैं, और उसमें क्या होता है, आपका जो सिंथेसिस की रिएक्शन होती है, नैनो पार्टिकल सिंथेसिस,
तो उसमें ब्लास्ट होने का डर होता है अगर टेम्परेचर 200 से ऊपर चला जाए। मतलब इतनी मोटी स्टील भी टूट सकती है। सोच लो कितना खतरनाक होता होगा। सर न्यूक्लियर मतलब बॉम्ब में क्या मतलब फंक्शन होता है? ये प्रेशर वाला ही होगा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझाऊं कुछ? टाइम लग जाएगा। यस फ्यूजन सर वाला होता है। हाँ सर हाँ सर, समझना है। सर पहले हमको एक बात बता दीजिए आप, वो जो आप बोले कि स्ट्राइक करता है गैसियस पार्टिकल्स उसमें जाएगा वेसल्स में और हाँ वापस आ जाएगा, तो हाँ उसमें वो प्रेशर वेसल पे मतलब लगेगा ना उस हाँ गैस का? हाँ। आपके पास जो अच्छा, मेजर्ड तो बस प्रेशर स्ट्राइक होता है, करने से वो प्रेशर आ जाएगा? हाँ, स्ट्राइक करने से, क्योंकि मोमेंटम एक्सचेंज हुआ और मोमेंटम एक्सचेंज एक हाँ। स्पेसिफिक टाइम में होगा, ये वाला जो चीज बताया। क्योंकि स्ट्राइक करके तो एक बार आप मोमेंटम भी बता ही दीजिए, बहुत ज्यादा मोमेंटम हो रहा है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। मास अच्छा, मतलब इनटू, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। अब देखो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब डायरेक्शन चेंज करे तो वेलोसिटी चेंज हो डायरेक्शन जाएगी, में। है ना? हम्म। तो सर इन एफ से भी तो डिफाइन कर सकते हैं मोमेंटम को, किससे? फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, वो भी निकल के आएगा, रुक जाओ एक मिनट। फोर्स इनटू एक्सेलरेशन इज नॉट मोमेंटम, फोर्स इनटू सर एक्सेलरेशन। उससे डिफाइन कर सकते हैं वो मतलब मोमेंटम को। हाँ, वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मिनट दो मुझे। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, हाँ। वापस आएगा तो v वेलोसिटी से इस तरफ आएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन। नहीं, चेंज इन वेलोसिटी होगा क्या? जीरो जीरो। जीरो कैसे होगा? यहाँ पर v है, माइनस। मतलब चेंज इन वेलोसिटी मुझे लिखना है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखूंगा। हाँ। यस सर। ओके, v इनिशियल की डायरेक्शन है इस तरफ, v फाइनल की डायरेक्शन है इस तरफ। दोनों का साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। यस हाँ। सर। तो एक को v मानूं तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस v। यस सर, यस सर। नेट देन मिला टू कितना वी। बच गया? 2v बच गया। मास 2v। दोनों जगह सेम है तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ? 2mv। यस हाँ, सर। अब आ गया। अभी आया? तो हम्म। मोमेंटम चेंज कितना हुआ? 2mv। और वो एक 2mv। स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में हुआ, मतलब स्ट्राइक करके वापस आएगा कितना? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, बहुत ही थोड़ा हाँ। सा टाइम लगेगा। उस टाइम से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? भाई आपको पता है v बाई dt किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन से के। तो मैंने क्या एक्सेलरेशन। किया, ये वाला पोर्शन सिर्फ इतना उठा लिया, v बाई dt, इसको बोल दिया एक्सेलरेशन। तो 2ma तो फोर्स के बराबर हो गया, m मास इनटू हाँ, हो गया। एक्सेलरेशन फोर्स। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, तो ये फोर्स के बराबर आ जाएगी पूरी यूनिट। और पूरे वेसल का एरिया आपको पता है कि ये एरिया है वेसल का, तो फोर्स बाय एक्सेलरेशन क्या होता है? F बाय ए करूं तो ये किसके बराबर होता है? प्रेशर। प्रेशर के। समान। हाँ बोलो। प्रेशर। प्रेशर के बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर Yes, sir, yes. मोमेंटम के बराबर नहीं, हाँ, प्रेशर के प्रेशर बराबर। प्रेशर प्रेशर। प्रेशर निकल के आ गया आपके पास, तो मैं क्या डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो 2mv वाला वैल्यू बढ़ेगा, 2mv वाला वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है? हाँ सर, सब आ गया। यहाँ पे कैलकुलेशन हमको नहीं आया। ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और फिर अभी नीचे सब में समझ वी आया? माइनस फिर माइनस वी। ठीक है, अभी सब समझ आया? नहीं अभी भी नहीं आया? सर, वो सब आ गया, बस एक कैलकुलेशन नहीं आया, वो छोटा सा, वो नीचे में वी ये बात फाइनल माइनस वी देखो, इनिशियल। इनिशियली वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, फाइनली हाँ। वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। इसको मैंने v ले लिया, अच्छा, फिर हाँ आ गया, इनिशियल वो ले लिया। अपोजिट ये क्या डायरेक्शन हो में जा जाएगा? रहा है उल्टे तो साइन का हो माइनस हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हाँ है। हाँ हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है अब ना आ गया। वेलोसिटी, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उल्टा साइन हो जाएगा। इसको मैंने v माना है, हाँ दूसरे वाला क्या हो जाएगा? माइनस v। और पहले से v फाइनल हाँ माइनस v इनिशियल है,
तो बी इनिशियल माइनस बी हो गया, 2 माइनस साइन मिलके क्या तो हो 2b हो जाएगा प्लस, जाएगा, 2b। हो गया। हाँ हो गया, अब हो गया। अभी अपना न्यूक्लियर रिएक्टर पे आते हैं। सर हाँ जी, सर अभी थोड़ी देर पहले कशिश ने बोला था कि फोर्स इनटू एक्सेलरेशन मोमेंटम होता है, कैसे? फोर्स इनटू एक्सेलरेशन मोमेंटम होता है, ये मैंने अप्रूव नहीं किया स्टेटमेंट, अच्छा ठीक गलत सब स्टेटमेंट 10th या 9th में ये पढ़े थे हम लोग। ना, ऐसा नहीं। सर तो कुछ पॉसिबल ही और नहीं है। क्या सर कुछ और होगा तब, मेरा कुछ और होगा, गलत मैं है वही शायद। कह रहा हूँ, आपने कुछ और। कुछ हो ही नहीं सकता है सर। हाँ, हो नहीं सकता है, वही कह रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कह रहा। अब मैंने इतना सारा फिजिक्स पढ़ा दिया आपको। सर सर बोलो। सर मैं अभी सर मैं 7:30 तक ही क्लास कर पाऊंगा सर, स्टूल भी है। कर लो, कोई बात नहीं। अभी हम लोग न्यूक्लियर सर रिएक्टर का फंक्शनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद मैं स्टॉप कर देता हूँ, सिलेबस को आगे कवर नहीं करूंगा। ओके, अच्छा सर, ठीक है। 7:30 तक हो जाएगा सर? 7:30 छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत। तो सर मैं कैसे पढ़ूंगा सर? नहीं, मतलब मैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर रिएक्टर का फंक्शनिंग इनके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, एज सच कोई पढ़ने वाला टॉपिक अच्छा नहीं है अभी, टॉपिक में। ठीक है। ओके सर। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता क्या है, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने सुना होगा यूरेनियम यूज करते हैं। यूरेनियम का नाम हाँ, यस सर। यूरेनियम 265। 265। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर स्टेबिलिटी का बात करूं तो न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है, आपको एक चीज समझ में आती है। आप न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन साथ रखते हो, करेक्ट, और आपको पता है अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक सर चार्जेस। इलेक्ट्रॉन की वजह से वो सेम होता चार्जेस है। रिपेल ईच अदर, यस सर, यस सर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। यस सर, लाइक चार्जेस से पहले चले। हाँ, सो अगर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर है तो क्या प्रोटॉन एक साथ रहने चाहिए? नो सर, लेकिन वो नहीं, इलेक्ट्रॉन की वजह से रहता है, मतलब ऐसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। रियली? यस किसने बताया था आपको? सर, मेरे एक टीचर थे, वो 10th में, वो बताए थे। बेवकूफ बना दिया आपको। मैंने ही गलत सुना होगा तब से। कोई और कुछ बताएगा? सर वो सब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाइंड अप होते हैं ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर नेग्लिजिबल होगा वो कोलिजन उसका, प्रोटॉन का। अच्छा जी। कोलिजन तो होगा ही नहीं ना, तो ऑपोजिट चार्ज रिपेल करेंगे। नहीं, कोलिजन तो होगा ना, लाइक चार्ज है, प्रोटॉन प्रोटॉन लाइक है ना। अच्छा जी। बट वो तो रिपेल होगा ना, दूर। अच्छा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। हाँ, वो लेकिन रिपेल होगा, आपके लेकिन कॉन्सेप्ट सारे हिले हुए हैं। देखो, नहीं सर, वो रिपेल होगा, सॉरी सॉरी। फोर्सेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन इस थ्योरी से डिसाइड होता है, K Q1 Q2 बाय R Q1 स्क्वायर। Q2 upon R square। फोर्स इज इक्वल टू Coulomb's K law। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, करेक्ट। अब आप मुझे एक बात बताओ, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मान लो, क्योंकि मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, साइन पॉजिटिव। 1.6 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹। 90। और Q2 को भी वही मान लो, मतलब स्क्वायर कर दो। न्यूक्लियस का रेंज कितना होता है, फर्मी रेंज के अंदर न्यूक्लियस होता है, मतलब 10⁻⁻15। -15 -9 है, ये पॉजिटिव है, -15 इंटू 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब सर इसकी स्क्वायर क्यों किया, वहां पे तो है ही नहीं, वहां पे स्क्वायर। आर स्क्वायर रेडियस आर स्क्वायर। ऊपर ऊपर हाँ। ऊपर सर। ऊपर, Q2। यहाँ पर उसी रेडी बात पे इनके बीच की डिस्टेंस आर होगी,
दो प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस r है, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो फर्मी रेंज में होता है, मतलब 10⁻⁻15, मतलब r किस रेंज का होना चाहिए, 10⁻⁻15। इस वैल्यू को निकालने जाओ आप, काफी अच्छा फोर्स आएगा, निकाल लो चाहे, देख लो सोल्व करके। 144। हाँ, मतलब ठीक ठाक फोर्स आ रहा है, और वैल्यू आ रही होगी हाँ जूल में, तो मतलब ठीक ठाक फोर्स आता है, हाँ मतलब अच्छा खासा रिपल्शन होना चाहिए था। और ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ आएंगे, बहुत ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए, होना चाहिए ना। यस यस सर। यस सर। ये रह कैसे पाते हैं, रह इस वजह से पाते हैं कि एक फोर्स जो हमने नहीं पढ़ा है वो इनके बीच में एक्ट करता है, उस फोर्स का नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स। एक नया फोर्स होता है जो कि सिर्फ फर्मी रेंज में काम करता है, मतलब 10⁻⁻15 वाली रेंज में ही ये फोर्स काम करेगा, किसी और रेंज में ये फोर्स काम नहीं करेगा। तो फर्मी रेंज में ये फोर्स काम करेगा, और ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ नहीं है। एग्जिस्ट किस वजह से करता है, क्योंकि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स के बीच में, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में पाई मीजोन एक्सचेंज होते हैं। अब ये पार्टिकल आपने अभी तक पढ़े नहीं है, शायद पढ़ोगे भी नहीं, बीटेक में शायद पढ़ो थोड़ा बहुत। पाई मीजोन नाम का एक पार्टिकल होता है जो यहां से यहां इन दोनों के बीच में ट्रेवल कर पाता है, और उस ट्रेवलिंग की वजह से ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। सही है? सर। हाँ जी। सर वो जो भी पार्टिकल आपने भी बोला 5 मीजॉन, वो ऐसा करता क्या है जिसकी वजह से पाई इतना स्ट्रॉन्ग पाई न्यूक्लियर पाई जो फोर्स? होता है ना, पाई, हाँ वो वाला पाई मीजोन हाँ, वो क्या क्या करता है? करता है ऐसा? देखो, दो चीजों के बीच में कभी भी एक्सचेंज हो तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। कुछ भी एक्सचेंज हो रहा हो दो चीजों के बीच में तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। भाई आप आपको पेन मांगना है, किससे मांगोगे? जिसके पास होगा। नहीं, जो आपका दोस्त होगा उससे। जिसके पास होगा उसके पास हाँ कभी नहीं जाओगे, आप अपने दोस्त से मांगोगे। हाँ नेचुरल टेंडेंसी है ये। चाहे दोस्त के पास ना हो, वो चाहे किसी और से मांग के दे, लेकिन आप पहले अपने दोस्त से मांगने जाओगे कि तेरे पास पेन है तो दे, है ना। यस सर। तो यस जहां सर। अट्रैक्शन होता है वही एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जब भी एक्सचेंज होता है तो दोनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब दोनों प्रोटॉन्स या दोनों न्यूट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं थ्रू एक्सचेंज ऑफ पाई मीजोन्स। दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करके, जैसे पेन शेयर किस वजह से करते हैं, ताकि दोनों अपने को फायदा हो जाए, जो अपना एक दोस्त दिक्कत में है उसको थोड़ा मदद हो जाएगी। तो यहाँ भी यही होता है, दोनों प्रोटॉन्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। एग्जैक्ट रीजन मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ जस्ट। तो दोनों प्रोटॉन्स के बीच में जब एक्सचेंज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है काफी ज्यादा। और कितनी बढ़ती है? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो एक्सचेंज है इसकी वजह से स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा हो पाता है। और होता किस रेंज में? सिर्फ फर्मी रेंज में। मतलब न्यूक्लियस कभी भी फर्मी रेंज से एक्सटेंड क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये अट्रैक्शन इस रेंज के बाद काम नहीं करता। इतनी बात समझ में आई? ये अट्रैक्शन इस रेंज के बाद काम नहीं करेगा। सर 5 मीजॉन का चार्ज क्या होता है? कुछ नहीं जाऊंगा मैं, इतनी डिटेल में नहीं फंसूंगा। कोई चार्ज क्योंकि नहीं ये होता है पॉजिटिव इससे। होगा तो वो भी रिपेल होगा, चार्ज नहीं तो ये होता तो है, पार्टिकल है। न्यूट्रल होगा। फर्मियोन्स की कैटेगरी में आता है जितना मुझे याद है। अब मुझे फिर फर्मियोन्स बोसोन्स वगैरह सब बताना पड़ेगा तो फायदा नहीं है, स्किप कर दो। सर ये सब पढ़ना नहीं ना 11th 12th में वो मीजोन नहीं, पाई पर ये मीजोन। लॉजिकल है, इससे काम आएगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ से डिसाइड होगा। आपने एक चीज देखी है, कभी भी 120 से ज्यादा एटम क्यों नहीं बन पाते? 120 से ज्यादा क्यों नहीं बना लेते एटम हम लोग? और 120 में भी 82 से ऊपर वाले सब रेडियो एक्टिव हैं। 82 लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, उसके ऊपर जो भी है सबके सब रेडियो एक्टिव है। चेक किया ये पीरियोडिक टेबल में? हाँ सर। ऐसा क्यों होता है? ये सारे न्यूक्लियस 82 के बाद अनस्टेबल क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाओगे फर्मी रेंज को क्रॉस करने लगेगा न्यूक्लियस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन आप डाले जा रहे हो। हाँ समझा। साइज फर्मी रेंज से बाहर जाने लगेगा, 10⁻⁻15 से सर बाहर जाने फर्मी लगेगा। रेंज कितना है? क्या तो फर्मी रेंज कितना होगा अभी मतलब? फर्मी किसको बोलते हैं? 10⁻⁻15 को -15 फर्मी बोला जाता है। 10⁻⁻15 मीटर्स को फर्मी बोला जाता है, ठीक है। 10⁻⁻15 को फर्मी मैं बोलता हूं। ये जो फर्मी रेंज होता है इसी में न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस का साइज बढ़ाता जाऊंगा इस फर्मी रेंज से साइज बाहर जाने लगेगा, मतलब अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्सेस काम नहीं कर पाएंगे। आया इतनी बात समझ में? यस सर। तो इस वजह से 82 के बाद के जितने न्यूक्लियस हैं सबके सब अनस्टेबल हो जाते हैं। वो सारे के सारे दूसरे छोटे न्यूक्लियस में टूटते रहते हैं। सबसे स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा होता है, कौन बताएगा? नोबल गैस का। नोबल गैस? न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन? हाइड्रोजन नहीं, बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा ही नहीं। हीलियम। हीलियम, वाह, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इतना कम अट्रैक्टिव फोर्स ना। तो फिर 82 वाला एलिमेंट? 82 वाला नहीं। आप ही बता दीजिए सर। 82 वाला भी लिमिटिंग केस हो आर्गन। जाएगा ना भाई, फर्मी रेंज से 10 बार होने से पहले वाला है। जो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होता है वो होता है आयरन का। किसका? आर्गन ना? आयरन 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 56। अर्थ की जो आयरन। हाँ आयरन, अर्थ की जो कोर आयरन बनती है वो 26 आयरन नहीं की है? बनती। क्या? आयरन 26 होता है ना? आयरन 56 आइसोटोप कह रहा हूं मैं, मास जो होता है आयरन का वो 56 होता है। अच्छा। तो आयरन 56 वाला आइसोटोप सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कंटेन करता है। उसके अंदर मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। अगर मैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का एक कर्व बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो जिसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। जिसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत होगा उसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयरन में मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स आता है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का कर्व कुछ ऐसे जाता है, मतलब इनिशियली बढ़ता जाएगा क्योंकि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ा रहे हो। ये आयरन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पीक हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका होगा? आयरन का। ये चीज ध्यान, सबसे ज्यादा स्टेबल। Yes, sir. हाँ जी श्रेया अभी बोलो। आपने बोला कि इससे कि 82 पे मतलब वो फर्मी रेंज के जस्ट बॉर्डर पे होता है। 82 अपने पास यहाँ कुछ लाई करता है। हाँ, तो वहाँ पे एकदम जस्ट बॉर्डर पे वैल्यू इतना फर्मी हो रेंज जाता की। है कि अनस्टेबल हो जाता है। हाँ, तो 26 पे कौन सा रेंज, मतलब कौन से रेंज में आएगा? देखो फर्मी रेंज के जस्ट बॉर्डर पे लाई करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या फंडा है कि भाई कुछ एटम तो बाहर निकल गए लेकिन स्टिल अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने हैं। फर्मी रेंज के तो बाहर निकल गए कुछ एटम 82 पे भी, लेकिन स्टिल अंदर का अट्रैक्टिव फोर्स इतना है कि न्यूक्लियस को बाइंड कर सकता है। परफेक्ट। स्टिल न्यूक्लियस को ये बाइंड कर पा रहा है, लेकिन 82 के बाद वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं। भाई एक इक्विलिब्रियम था 82 तक, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे कम, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्सेस थे ज्यादा 82 तक और रिपल्सिव फोर्सेस थे कम। लेकिन 82 के बाद इनवर्स हो जाएगा, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गए हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गया, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाहर चले गए हैं फर्मी रेंज के।
ओके, तो ऐसे फंडा होता है। अब एक चीज बताओ, आपने एक चीज देखी है, जैसे जैसे एटम थोड़ा थोड़ा हैवी होता जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मच मच मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसा क्यों? यस सर, यस सर। सर ऐसे तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो प्रोटॉन जो क्या बोलते हैं मास नंबर होता है उसका आधा होता है, मतलब प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन। कॉन्सेप्ट को यूज करके देखो, फर्मी रेंज वाले इस कॉन्सेप्ट को यूज करके देखो, शायद कुछ क्लिक करे। सर फर्मी रेंज जैसे मतलब बढ़ेगा तो शायद न्यूट्रल चार्जेस ज्यादा होंगे। देखो, सिर्फ प्रोटॉन्स होते तो रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ते। अट्रैक्टिव तो बढ़ ही रहे हैं साइज बढ़ाने से, अट्रैक्टिव तो बढ़ ही रहा है फोर्स, लेकिन रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेगा। लेकिन क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे? सर न्यूट्रॉन में तो चार्ज ही नहीं होते। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओहो यार माइक, हाँ मैं बोल रहा था, अगर चार्ज नहीं है तो क्या रिपल्शन हो पाएगा? सर फर्मी की वजह से रिपल्शन होगा ना। नहीं, रिपल्शन किस वजह से था? रिपल्शन तो इस वजह से था, अपोजिट चार्जेस। अट्रैक्शन फर्मी की वजह से था। हाँ हाँ सर। तो अगर चार्जेस ही नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, नो सर। कोई रिपल्शन कोज कर पाएगा न्यूट्रॉन? कैसे होगा रिपल्शन? ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं रह जाएगा, एक चार्ज है ही नहीं अपने पास। आद्या? फिर तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ, रिपल्शन जीरो हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। न्यूट्रॉन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, रिपल्शन जीरो है इस केस में। मतलब अगर ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में बीच में डाल दूं, न्यूट्रॉन्स थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, तो ये क्या करेगा? स्टेबलाइजेशन को बढ़ा देगा प्रोटॉन्स के बीच में। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, उतना शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स साइज भूल होगा जाओ, वो तो मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ सर पे। बोल रहा हूँ प्रोटॉन तो रिपेल ना करेगा एक दूसरे से। प्रोटॉन रिपेल तो कर रहे फर्मी थे, बीच में अगर न्यूट्रॉन डाल दूं तो ये से न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, इस प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, और रिपल्शन कुछ नहीं बढ़ा रहा है। यस सर। मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा करने से बढ़ाया जा सकता है। यस सर, यस सर। कशिश? सर अट्रैक्शन बढ़ सकता, मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। कशिश, अंश, आद्या, ये हाँ क्या सर। बोला, कुछ समझ आया? सर डाउट है, बताओ। ये तो आपने जो लिखा है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हाँ जी। ये तो अट्रैक्शन का है। तो नहीं जब नहीं नहीं हमारा नहीं चार्ज, नहीं नहीं नहीं, ये हर चीज के लिए वैलिड है। कहाँ पे? मतलब दो चार्जेस के लिए फॉर्मूला वैलिड है। अगर अपोजिट चार्जेस होंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन हो जाएगा माइनस। और फोर्स जब भी माइनस हो तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होते या दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो साइन रहता पॉजिटिव, मतलब रिपल्सिव फोर्स होता। ये जो तो फिर फॉर्मूला सर है हम ये, इसको हाँ जी, कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों कहते हैं इसे? कूलम्स लॉ वो ऑफ अट्रैक्शन यस सर, यही point नाम हम से लोग तो नाम से तो अलग ही है ना फिर। नाम से लगता है लेकिन है नहीं। ओके, तो कूलम्स लॉ ही बोल देते सिर्फ। कूलम्स लॉ ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अट्रैक्शन तो ऐसे बोल तो हम देते लोग क्या पढ़ रहे थे कि ना दो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो इससे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द हैं। लेकिन चार्जेस रिपल्शन बाय भी निकलता डिस्टेंस है। होता 12th है। क्लास का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर आपको इसमें रिपल्शन निकालना सिखाएंगे पूरा, फिजिक्स में।
सर मेरा स्कूल का टाइम हो चुका, 7:45 ठीक से ही है, था, 2 मिनट लेट हूँ, तो मैं ठीक लीव कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है, फिर हम लोग क्लास यहीं एंड करते हैं, ये आगे कॉन्सेप्ट वापस से शुरू करेंगे कल, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। बाय। ओके तो सर। कल क्लास है? कल तो नहीं, मतलब नेक्स्ट सर क्लास के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं पहले आपको। सर सर डाउट पूछनी थी तो कब, मतलब कभी भी। डाउट के लिए आप कभी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो सर के की अभी भी वैल्यू हुआ। आपको कैसे मिली? क्या कह रहे थे आप के श्रेया? की वैल्यू सर, के के की की वैल्यू, वैल्यू के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। सर वो तो कांस्टेंट है ना कि हाँ, के एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। मतलब वो एयर के लिए ये इतना है, लिक्विड के लिए कुछ हो रहा है, मतलब अगर ऑयल यूज करूं तो उसके लिए कुछ अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए अलग अलग होगा। अलग लिए अलग अलग आता है। ये एयर के लिए वैल्यू मैंने लिखा है, ये आपके 12th क्लास में सर आप सिखाई। जब सर आप फर्मी चार्ज बोल रहे थे, तो फर्मी चार्ज 10 टू द फर्मी पावर रेंज माइनस बोल रहा था मैं, फर्मी रेंज, रेंज। अच्छा, तो सर फर्मी फर्मी रेंज रेंज क्या मतलब मतलब 10 10 रेज टू द पावर रेंज ऑफ एटम। रेंज ऑफ न्यूक्लियस। फर्मी रेंज क्या होता है? 10 रेज पावर माइनस 15 मीटर का रेंज, मतलब बहुत छोटी सी रेंज होगी। 10 रेज पावर माइनस 15 मीटर बहुत छोटा वैल्यू होगा, उस रेंज को फर्मी रेंज बोला है। मतलब 10 रेज पावर माइनस 15 से छोटा कुछ भी होगा उसको फर्मी रेंज बोलते हैं। उससे छोटा। हाँ, उससे छोटा, ठीक है। उससे छोटा या उससे कंपैरेबल, उससे बड़ा होते ही फर्मी रेंज से बाहर हो जाएगा। और बताओ, और कोई डाउट? और कुछ नहीं। चलो बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।